फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, मैं ज्योति और आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए, आज की जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं कि आज हमने क्या करना है और किसको पढ़ना है, तो सभी ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि यूजीसी जो एनटीए नेट है हम वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो और हमारा जो है हिंदी साहित्य जो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा। तो साहित्य शास्त्र हम कर रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है काव्य गुण। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है काव्य गुण। तो आज आप लोगों को काव्य गुण जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। इकाई कौन सी चल रही है? इकाई 3 चल रही है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स नहीं आए हैं उनको पता चल जाएगा कि इकाई जो है हमारी 3 चल रही है और भाग जो है हमारा 13वां चल रहा है। ठीक है, तो मेरा नाम ज्योति है, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर हूँ और जो है आज हम जो है काव्य गुण के ऊपर चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और ये हमारा इंस्टा अकाउंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ज्वाइन करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको यहाँ पर जो भी यूजीसी की जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो सब आपको फिलर फॉर्म में प्रोवाइड होएगी। ठीक है, और आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपका काम सिर्फ कितना है कि आपने इनको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अपने आप ही वहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी अपडेट्स जो है वो मिलती रहेगी। आगे चलते हैं। तो जैसे कि टाइम की अगर बात करें तो आपको पता ही है कि मेरी क्लास जो है वो तो चल ही रही है, तो 12 बजे की होती है सेकेंड पेपर की, है ना। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो 2 एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम पेपर 1 एंड पेपर 2। यस, पेपर 1 की बात करूँ तो उसमें क्या आता है, उसमें हमारा करंट जीके आता है। ठीक है, और हमारी जो 10 यूनिट्स है वो आती है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर क्लासेस मिल रही है, करंट जीके की क्लास मिल रही है आपको। ठीक है, आपको जो है फर्स्ट पेपर की 11 बजे क्लास मिलती है और दोबारा जो है 2 बजे भी आपको उसकी क्लास मिल रही है अलग से। ठीक है, तो आपको 2 क्लासेस मिल रही है फर्स्ट पेपर की। ठीक है, तो ये तो ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट पेपर भी हमने जो है क्रैक करना ही है। और तो ये आपको जो है 2022 में आपको बहुत कुछ मिल रहा है बेनिफिट। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे पेपर की। तो आप लोग स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो सेकंड का पढ़ रहे हो वो है हमारा हिंदी लिटरेचर, हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो मेरी क्लास होती है 12 बजे। तो आप डेली मुझे कितने बजे मिलोगे? 12 बजे। 12 बजे आपको यहाँ पे डेली मिलना है, आपको 12 बजे मेरी क्लास मिलेगी। आगे चलते हैं। जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल्स में होंगे आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। ठीक है, कि ये हमारा ऐप है। ठीक है, तो आप लोग प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको यूजीसी की जो एप्लीकेशन है वो मिल जाएगी, क्या कहते हैं, फिलर फॉर्म नाम से। ठीक है, तो आप फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको जो है 2 मिलेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो वहाँ पे आपको उसके फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस और 5000 MCQ एंड PYQ आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, 100% ऑफ है, आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो डोंट वरी, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास क्या है, फिलर फॉर्म है। ठीक है, तो जब तक फिलर फॉर्म आपके साथ है आपको कहीं यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चर्चा करते हैं हमारे सिलेबस की कि हमारा सिलेबस कहाँ तक पहुँच गया, हमने क्या क्या कर लिया है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स नहीं आए उन्हें पता चल जाएगा। तो अगर मैं साहित्य शास्त्र की बात करूँ, इकाई 3 चल रही है हमारी। तो हमने काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन ये तीनों कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद हमने संप्रदाय सिद्धांत में रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति और औचित्य, तो ये जो हमारे संप्रदाय थे 6 संप्रदाय थे, 6 के 6 हम कर चुके हैं और वो भी बहुत अच्छे से। उसके बाद हम लोगों ने रस निष्पत्ति किया और साधारणीकरण किया। ठीक है, अब फिर जो पिछली क्लास हुई थी हमारी वो शब्द शक्ति की हुई थी। ठीक है, शब्द शक्ति की हमारी क्लास हुई थी
और जो है उसके बाद जो है काव्य गुण। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो क्या है, हमारा काव्य गुण। तो आज हम काव्य गुण पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो क्या होगी, काव्य दोष की होगी। तो हम काव्य दोष उस वाली उसमें क्लास में जो है कंप्लीट करेंगे। तो जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे बच्चों, तो हमारा जो भारतीय साहित्य है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ये भारतीय साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं, भारतीय जो है साहित्य में क्या क्या है वो पढ़ रहे हैं, संप्रदाय सिद्धांत वालों की चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से प्लेटो से शुरू होगा हमारा पाश्चात्य, ठीक है। तो पाश्चात्य साहित्य यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो पहले हम भारतीय कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग जो है एमसीक्यू जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो एमसीक्यू पढ़ेंगे हम इनके जो भी इम्पॉर्टेंट होंगे, और उसके बाद हम लोग जो है पाश्चात्य पे जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं काव्य गुण के ऊपर कि काव्य गुण जो है, ठीक है, काव्य गुण की बात करते हैं कि काव्य गुण जो है वो क्या है। तो जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो कि काव्य गुण से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कट ऑफ की वीडियो डाली थी स्टूडेंट्स, और आई होप आप सभी ने जो है देखा होगा कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है हिंदी की वो कितनी जा सकती है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी है और जिन्होंने नहीं देखी है वो भी देख लीजिए, क्योंकि देखो उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने मार्क्स जो हैं वो लेने हैं। यस बच्चों, आपको पता चलेगा कि आपको कितने मार्क्स जो है वो लेने हैं, आपको कितने क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट करने हैं, ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सही हो जाएगी, ठीक है। आपका जो टारगेट है, गोल जो है वो कंप्लीट तब होगा जब आपको पता होगा कि भाई मेरे फर्स्ट एग्जाम में इतने करेक्ट होने चाहिए एंड सेकंड जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस है उसमें इतने करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरीज, ठीक है। तो फिर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, ठीक है। तो मेरी जो वीडियो है जो मैंने बनाई हुई है कट ऑफ के ऊपर, आप उस वीडियो को देख लेना और वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, तो आपको कितने की ज़रूरत है अब, ठीक है। तो वर्क हार्ड करो। आई नो कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि उन्होंने जो है नेट तो करना ही करना है क्रैक, बट नेट के साथ साथ उन्होंने क्या क्रैक करना है, जेआरएफ। तो हमारा टारगेट क्या है बच्चों, जेआरएफ का टारगेट है कि हमें जेआरएफ कंप्लीट जो है, जेआरएफ जो है वो लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी नेट से जो है थोड़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यस, गॉट इट। तो अब हम चलते हैं काव्य गुण की ओर। तो बच्चों अगर हम काव्य गुण की बात कर रहे हैं कि काव्य गुण, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पीछे जो है काव्य लक्षण पढ़ा, काव्य प्रयोजन पढ़ा, काव्य हेतु पढ़ा, तो हमने इन सब चीज़ों में काव्य की बहुत चर्चा की, ठीक है। और काव्य के बारे में हमने बताया कि काव्य क्या है, कैसा है, और काव्य जो है कैसा होना चाहिए। काव्य में जो है रस होना चाहिए, काव्य में जो है अलंकार होना चाहिए, रीति होना चाहिए, ये सब क्या करते हैं। अगर मैं सिद्धांतों की बात कहूँ तो सिद्धांतों में ये सब का काम क्या है, काव्य की जो सुंदरता होती है उसे बढ़ाने का काम करते हैं। यस, ठीक है। तो काव्य की सुंदरता को कौन बढ़ाते हैं, ये सारे सिद्धांत जो मैंने आप लोगों को बताए। रस जो है ये भी काव्य की सुंदरता जो है बढ़ाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बाकी इनके प्रवक्तक थे उन्होंने इसको काव्य की आत्मा माना। अब हम बात कर रहे हैं कि काव्य जो है उसके गुण क्या है। जब उसमें रस आ गया, उसमें अलंकार आ गया, ये सब जब उसमें आ जाता है तो काव्य जो है वो अब अपने आप ही जो है गुणों से भर जाता है, क्योंकि उसमें बहुत गुण हो जाते हैं, ठीक है। अलंकार का गुण हो जाता है उसमें, उसमें जो है रस हो जाता है, ध्वनि भी उसमें होती है, उसमें वक्रोक्ति भी होती है, इनडायरेक्ट डायलॉग्स भी होते हैं, ठीक है। उसमें जो है औचित्य भी होता है, उचित भी होता है उसमें, ठीक है, कि वो वाक्य उचित है कि नहीं है। तो इस तरीके से जब सब कुछ सब मिल जाता है तो क्या हो जाता है, काव्य में गुण प्रकट हो जाता है। अब हम जो बात करेंगे जो है कि काव्य गुण क्या है, कैसे है, तो वो हम करेंगे, ठीक है। तो मेरी जो पिछला जो क्वेश्चंस था मेरे को अभी याद आ गया, मेरे को हमेशा लेट ही क्यों याद आता है, अरे यार मैं भूल जाती हूँ। तो क्वेश्चन जो पिछला हमारा जो क्वेश्चन था बच्चों, उस क्वेश्चन में जो आंसर था, मैंने आपको एक पंक्ति दी थी और जो है उस पंक्ति में मैंने पूछा था आप लोगों से कि ये जो है इसके प्रवक्तक कौन है। तो आंसर जो है वो मौनी और मिक्की ने दिया और उनका आंसर बिल्कुल सही है। उसका आंसर विश्वनाथ है। जो आचार्य जो विश्वनाथ है उन्होंने जो है वो पंक्ति बोली है काव्य को लेकर कि रस जो है वो काव्य वाक्य में जो है
जो वाक्य है उस वो क्या होता है, रसों से भरा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उन्होंने अपनी पंक्ति बोली है जो काव्य लक्षण में दी गई है। काव्य लक्षण में अगर आप देखोगे तो काव्य लक्षण में आपको वो उनकी पंक्ति वो मिल जाएगी कि आचार्य विश्वनाथ ने क्या बोला है। तो इसका आंसर तो ये था। अब आगे चलते हैं कि काव्य जो गुण है वो है क्या एक्चुअल में। तो अगर हम काव्य के गुण की बात करें बच्चों, तो क्या है, काव्य में आंतरिक जो सौंदर्य होता है, मतलब जो अंदर का सौंदर्य होता है काव्य के अंदर, रस के प्रभाव और उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मनोवचित्त भाव और धर्म और तत्व को काव्य के गुण शब्द गुण कहते हैं। मतलब काव्य का गुण भी उसे कहते हैं और काव्य का शब्द भी उसको कहते हैं। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो काव्य को निखारने की बात की जा रही है कि काव्य में क्या है, जब निखार आ जाता है या काव्य में जब दोष जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जब काव्य बहुत ही ज़्यादा आकर्षित लगने लग जाता है, एक सौंदर्य उसमें प्रकट हो जाता है। ठीक है, रस का उसमें प्रभाव होने लग जाता है। ठीक है, स्थायी रूप से जो है विद्यमान उसमें मनोभाव होते हैं, हमारे मन के जो भाव होते हैं वो जब नज़र आने लग जाते हैं उसमें। ठीक है, तत्व धर्म ये सब जब काव्य में आने लग जाता है तो काव्य में गुण जो है वो अपने आप आ जाता है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बताया यहाँ पे कि काव्य में उसी प्रकार विद्यमान होता है जैसे कि फूल में सुगंध। अब फूल की बात करें अगर हम कि फूल में जो है सुगंध कैसे, अब फूल है, फूल में अगर खुशबू है, उसी तरीके से काव्य की बात करें तो काव्य क्या है, महकती रहती है। कैसे महकती रहती है कि जैसे कोई काव्य है, कोई किसी ने कविता लिखी हुई है, मान लो हरिवंश राय बच्चन की कविता है, या मान लो किसी और को ले लेती हूँ, जयशंकर प्रसाद है, उनकी जो कविता है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, मैं उसको ले लेती हूँ कि जयशंकर प्रसाद की जो कविता है चंद्रगुप्त में जो, तो उन कविता को ले लेते हैं। तो इस तरीके से किसी भी अगर हम कविता को लिख रहे हैं और उसको आज तक हम पढ़ रहे हैं, वो राइटर तो अभी है नहीं ना, अगर वो राइटर अभी है नहीं, लेकिन क्या है, उनकी जो कविता है वो आज भी महक रही है। क्यों? क्योंकि आप उन्हें पढ़ रहे हो, उसका स्वादन कर रहे हो। ठीक है, आप उसको पढ़ रहे हो, उसका स्वादन कर रहे हो, तो क्या है, कविता में क्या है, अभी भी आज भी सुगंध है। आज भी हमें वो कविता पढ़ते हैं तो अच्छा ही लगता है, हमारा दिल जो होता है वो प्रसन्न हो जाता है उसे पढ़कर। ठीक है, अर्थात काव्य की जो शोभा है, करने वाले या रस को प्रकाशित करने वाले जो तत्व होते हैं, विशेषता का नाम ही क्या है, गुण है। ठीक है, अगर मैं सीधे साफ साफ शब्दों में कहूँ कि काव्य गुण क्या है, तो मैं ये कहूँगी कि दोषों का क्या होता है इसमें, दोषाभाव होता है इसमें। दोषोभाव क्या, दोषोभाव मतलब कि दोषों का अभाव, जहाँ पर दोष का अभाव होगा, मतलब अभाव मतलब कमी होगी, जहाँ पे कमी होगी दोषों की वहाँ क्या होगा, गुण होगा। जहाँ दोष कम होंगे वहाँ गुण होगा। ठीक है, ये क्या होगा, शोभाकारी होगा, शोभा बढ़ाता है, सौंदर्य बढ़ाता है, शोभा बढ़ाता है। ठीक है, और क्या है, आकर्षक का काम करता है। जो कविता होती है वो हमें बहुत ही आकर्षित लगती है, तभी तो हम उसे पढ़ते हैं, तभी तो हमें उसमें अच्छा लगता है। तो वो क्या है, काव्य का गुण है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कि काव्य का जो गुण है वो क्या है। ठीक है, तो जो जैसे अलग अलग आचार्य है, जैसे संस्कृत काव्य शास्त्र में अगर मैं बात कहूँ तो संस्कृत काव्य शास्त्र में गुणों को रस का उत्कर्ष माना गया है। उन्होंने कहा है रसो उत्कर्ष का गुणा। ठीक है, रसो उत्कर्षा गुणा कहा गया, तो मतलब सीधा वो कहना चाहते हैं कि रस का क्या है, उत्कर्ष माना गया है इसको। किसको, उत्कर्ष का क्या मतलब होता है, अर्थ क्या होता है उत्कर्ष का, उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है, उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति। ठीक है, उत्कर्ष का क्या अर्थ होता है, उन्नति। तो संस्कृत के जो काव्य शास्त्र उन्होंने गुणों को क्या माना है कि रस का उत्कर्ष माना है, कि वो रस का क्या करती है, उन्नति करती है, रस को और ज़्यादा बढ़ाती है। ठीक है, इसी तरीके से जो भरत मुनि है, भरत मुनि ने अपने उसमें अलग तरीके से बताया कि दोषों का जो विप्रिय गुण होता है, ठीक है, दोष का जो विप्रिय मतलब दोष का, अगर दोष नहीं होगा तो क्या होगा, गुण होगा। ठीक है, तो दोष का विप्रिय गुण बताया उन्होंने, मतलब गुण का ही रस का धर्म बताया है उन्होंने। इसको धारण करता भी कहते हैं, भरत मुनि ने इसको धारण करता बोला क्योंकि उन्होंने कहा है कि गुण का रस का जो है वही क्या होता है, धर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि काव्य के विधायक धर्म जो रस का उत्कर्ष करते हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं। ठीक है,
रस का उत्कर्ष करते हैं वो क्या कहलाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग आचार्य ने अपने अपने तरीके से बताया। वामन ने अपने तरीके से बताया। वामन के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने गुण काव्य मूल शोभा जो है तत्व बताया कि ये जो है शोभा बढ़ाते हैं, सौंदर्य बढ़ाते हैं। ठीक है, तो गुण जो होते हैं वो काव्य की क्या बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। तो सारा आपने पूरा जो फोकस करना है वो किसके ऊपर करना है, गुण के ऊपर करना है। ठीक है, हाँ, और किसके गुण की बात की जा रही है यहाँ पे, किसके गुण की चर्चा की जा रही है, काव्य के गुण की चर्चा की जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से आनंदवर्धन ने अपने तरीके से बताया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपने तरीके से यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या बताया जा, आचार्य जो वामन है, यहाँ पे आचार्य वामन द्वारा जो प्रवर्तित रीति संप्रदाय के थे, उन्होंने गुण संप्रदाय को, रीति संप्रदाय को ही गुण संप्रदाय कहा है। जो रीति संप्रदाय हम लोगों ने बच्चों पढ़ा पीछे, वो रीति संप्रदाय को ही यहाँ पर क्या कहा गया है, गुण संप्रदाय कहा गया है। उन्होंने कहा गुणों से भरी होती है, रीति जो है वो गुणों से भरी होती है। ठीक है, वामन ने जो है गुणों को स्पष्ट करते हुए कहा है। उन्होंने क्या कहा, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ये इनकी ग्रंथ है, पता है ना बच्चों, वामन का ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा काव्य शोभाय कतावि धर्मो गुणा तदतिशयत व्यवस्थित अलंकारा। तो इस तरीके से उन्होंने जो है क्या कहना चाहा है कि शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को ही क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। कि जिसमें शब्द भी हो और अर्थ भी हो, वो क्या करते हैं, शोभा कारक होते हैं, वो शोभा कारक धर्म है जिसके अंदर शब्द और अर्थ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फिर गुण कहलाते हैं। वामन के अनुसार गुण जो है वो काव्य के नित्य धर्म है, गुण जो है वो नित्य धर्म है कि गुण होता ही है, और इसमें उपस्थिति में जो है काव्य का अस्तित्व असंभव है। अगर गुण नहीं होंगे तो हम काव्य का जो है, काव्य को मान ही नहीं सकते, क्योंकि काव्य का कोई अस्तित्व नहीं है अगर उसमें गुण नहीं है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं काव्य के गुण की, कि काव्य के गुण जो है वो उसकी बात करें कि वो कैसे जो है विभाजित किए। तो ये जो है मम्मट हो गए और आनंदवर्धन, किसकी बात की है बच्चों मैंने, मम्मट की, ठीक है, और आनंदवर्धन की, मम्मट की और आनंदवर्धन जो है उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आनंदवर्धन और मम्मट ने जो है प्रतिपादित 3 गुणों का भारतीय काव्य शास्त्र में बताया। ठीक है, वो 3 गुण कौन कौन से हैं जो मम्मट और आनंदवर्धन ने बच्चों बताए हैं, याद रखना किसने बताए हैं। ठीक है, तो किसने बताए हैं, मम्मट ने और आनंदवर्धन ने जो 3 प्रतिपादित गुण किए हैं वो कौन कौन से किए हैं। एक किया है प्रसाद गुण, ओज गुण या माधुर्य गुण, और हम लोग नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम माधुर्य गुण, फिर हम पढ़ेंगे ओज गुण, और फिर हम पढ़ेंगे प्रसाद गुण। ठीक है, तो ये जो 3 गुण हैं वो बताए गए हैं मम्मट और आनंदवर्धन के द्वारा, और इस 3 गुणों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। समझ आ गया, काव्य के गुणों में हमें किन की चर्चा करनी है। काव्य के गुण कितने हैं, 3 गुण हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। याद कर लीजिए, फटाफट याद कर लीजिए, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। और अगर आप इस पर थोड़ा डीपली जाओगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि आपने ये पढ़ा हुआ है, आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका मैं कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूर निकालूंगी। ठीक है, कि किसके साथ इसका कनेक्शन है। आगे चलते, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि जो है काव्य के गुण की बात की जा रही है, तो 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो सबसे पहले हम कौन सा गुण पढ़ेंगे, माधुर्य गुण। तो माधुर्य गुण के ऊपर चर्चा करेंगे कि माधुर्य गुण जो है वो क्या होता है। तो बच्चों, माधुर्य गुण किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो हृदय में मधुरता जो है उसका संचार होता है, उसे क्या कहते हैं, माधुर्य गुण कहते हैं। ठीक है, यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत और करुण रस में पाया जाता है। ठीक है, तो अब आप सीधा सा समझ जाना कि जैसे कोई पंक्ति है या कुछ है, वहाँ पर क्या है, मधुर्य, जो माधुर्य गुण है वो है। अब माधुर्य गुण क्या हो गया, जैसे श्रृंगार हो गया, श्रृंगार की बात है वहाँ पे पंक्तियों में, या उसमें शांत रस बोलूँ, शांत रस है उसमें, या करुण का भाव है, थोड़ा ऐसे करुण की भावनाओं की बात की गई है, तो वहाँ पर कौन सा गुण होगा, माधुर्य गुण होगा। या फिर हम सीधा अगर कहें कि मिठास जो है, मिठास है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि श्रुति सुखदता है,
ठीक है। जो है जो आर्द्रता चित्त को द्रवित करने वाली जो विशेषता होती है या आह्लादकता होती है, ठीक है, भावना जो होती है हमारी भावनात्मक होती है, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है जो हमारे दिल तक छू जाती है, या मैं कहूँ कि चित्त को पिघला देती है हमारे, ठीक है, ठीक है, हमारे जो चित्त होता है उसको क्या कर देती है, पिघला देती है, ठीक है। तो क्या है, जो चित्त को पिघला देती है वही भावना जो है द्रवित होकर निकलती है। वो कौन सा रस होता है, वो माधुर्य गुण होता है, ठीक है। वो माधुर्य गुण हमारे चित्त को क्या करती है, पिघला देती है। तो इससे क्या होती है, रस की निष्पत्ति में भी ये सहायक होती है। जब हमने रस पढ़ा था तो बच्चों हमने रस में भी तो पढ़ा माधुर्य के बारे में, ठीक है, माधुर्य गुण के बारे में हमने रस में भी तो पढ़ा था। तो क्या है कि ये हमारे चित्त को क्या करती है, पिघला देती है, और हम जो है उसके साथ हो जाते हैं, और जो मतलब आगे दृश्य चल रहा है या फिर हम सुन रहे हैं उसके भाव और हमारे भाव एक जैसे हो जाते हैं, तो रस की क्या हो जाती है, निष्पत्ति हो जाती है। यही पढ़ा था हम लोगों ने। उसी तरीके से माधुर्य गुण में भी कौन से भाव है, श्रृंगार, शांत और करुण। तो आप ये तीन जो है अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए बच्चों, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए इन तीनों को। मैं आपको बता रही हूँ, श्रृंगार को, शांत को और करुण करुण रस को। तो माधुर्य गुण में ये तीन जो होते हैं ये विद्यमान होते हैं। तो जहाँ भी पंक्तियों में आपको श्रृंगार रस या करुण रस दिखाई देगा, आप समझ जाना कि वहाँ पे कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है, ठीक है। अब माधुर्य गुण को लेकर देवेंद्र नाथ शर्मा ने भी कुछ कहा है। वो कहते हैं कि जिस रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में द्विति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। द्विति का मतलब क्या होता है, द्विति का मतलब होता है पिघलना। जब हमारा मन जो होता है वो पिघल जाता है, जब पिघलना शुरू हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, माधुर्य गुण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से देवेंद्र नाथ शर्मा ने अपने जो है उस तरीके से बताया। अगर मैं कन्हैया लाल पोद्दार की बात करूँ तो उन्होंने जो है अपने तरीके से बताया। उन्होंने कहा जिसमें मन जो है वो आनंद से भर जाता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। तो इन्होंने मेनली जो चर्चा की है, जो इन्होंने मतलब मेनली जो इन्होंने बताया है कन्हैया लाल ने, इन्होंने किस चीज़ को बताया, इन्होंने जो है आनंद को बताया है सब कुछ, कि आनंद ही है सब कुछ, आनंद से ही जो है हम माधुर्य गुण को जो है पा सकते हैं। तो इस तरीके से माधुर्य गुण किसके अंदर है, श्रृंगार रस में है, शांत रस में है और करुण रस में है। इतनी चीज़ क्लियर होगी बच्चों, ठीक है, कि माधुर्य गुण कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं भरत मुनि की बात कहूँ तो भरत मुनि ने इसको माधुर्य का अर्थ जो है वो श्रुति मधुरता से बताया है, ठीक है। तो ये जो शब्द मैं आप लोगों को बच्चों बता रही हूँ ना, तो आप इनको थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से जो भरत मुनि है, भरत मुनि ने जो है श्रुति जो है मधुरता जो है शब्द का उच्चारण किया और बोला यही क्या है, माधुर्य जो है माधुर्य का अर्थ बताया इन्होंने। दंडी ने क्या बताया, दंडी ने रसमयता बताया, दंडी ने क्या बताया, रसमयता बताया, ठीक है। उन्होंने जो है रस से, जो रसमयता का अर्थ होता है जो रस से संपन्न होता है, मतलब रस से भरा हुआ होता है, उसी को क्या कहा है इन्होंने माधुर्य गुण कहा है, ठीक है। वामन की बात करूँ तो वामन ने उक्ति व्यक्रिय जो है शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। मम्मट की बात करूँ तो उन्होंने जो है आह्लादकता का प्रयोग किया है, या श्रृंगार रस से द्रवित जो होता है, आह्लादकता मतलब श्रृंगार रस से जो द्रवित होता है उसका प्रयोग किया। उन्होंने कहा वही क्या होता है, माधुर्य होता है। तो इस तरीके से माधुर्य गुण की चर्चा जो है सबने की है। अगर मैं जो है माधुर्य गुण की बात करूं कि माधुर्य जो गुण है उसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है, तो अगर माधुर्य गुण की बात करूं तो सबसे पहले माधुर्य गुण का जो संबंध होता है वो वैधर्वी जो रीति होती है उससे होता है माधुर्य गुण का। तो अगर आपको ध्यान हो बच्चों, मैंने आपको वैधर्वी रीति पढ़ाया था, यस मैंने आपको रीतियाँ करवाई थी ना, है ना बच्चों, रीति संप्रदाय आप लोगों ने किया है। तो जब मैंने आपको रीति पढ़ाई थी तो कितनी रीतियाँ पढ़ाई थी मैंने आपको, बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से, कितनी रीतियाँ पढ़ाई थी मैंने, रीति कौन कौन सी होती है रीतियाँ, वैदर्भी रीति होती है और गौड़ी रीति होती है और पांचाली रीति होती है, ठीक है। वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति, तो इन रीतियों के बारे में पढ़ाया था। तो अगर आपको वो रीतियों के बारे में थोड़ा सा याद होगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो आप ध्यान दीजिए कि मैंने उसमें वैदर्भी रीति, जो विदर्भ जो प्रदेश है वहाँ पर बोली जाने वाली जो भाषा थी, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा थी, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा,
वैदर्भी पढ़ा, ठीक है। तो वैदर्भी जो है वहाँ पर उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, माधुर्य गुण होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, वैदर्भी रीति कहा जाता है। तो माधुर्य गुण का संबंध सीधे सीधे किससे है, वैदर्भी रीति से है। तो ये प्रश्न आप लोगों को यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है कि जो माधुर्य गुण होता है उसमें कौन सी रीति होती है। तो आपको उदाहरण ऑप्शन में दे देंगे कि पांचाली रीति होती है या जो है अलग रीति होती है, लेकिन इसमें कौन सी रीति होती है, वैदर्भी रीति होती है, ठीक है। और अगर आपको इसका दूसरा नाम पूछा जाए वैदर्भी रीति का, तो कमेंट करके बताइए वैदर्भी रीति का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आप लोगों को। जब आपको मैंने रीति करवाया तब मैंने आपको वैदर्भी रीति का दूसरा नाम क्या बताया था, कमेंट करके बताइए। वैदर्भी रीति का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको। यस, तो मैंने वैदर्भी रीति का जो दूसरा नाम बताया था वो बताया था मैंने ललिता रीति। क्या बताया था, ललिता रीति बताया था। वैदर्भी रीति का दूसरा नाम ललिता रीति, ठीक है। तो ललिता रीति भी आया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो माधुर्य गुण की बात कर रही थी कि माधुर्य गुण का जो संबंध होता है वो कौन सी रीति से होता है, वैदर्भी रीति से होता है, ठीक है। इसमें कौन सी किस किस चीज़ की व्यंजना होती है, तो इसमें श्रृंगार रस बताया मैंने आपको, शांत रस बताया और करुण रस की व्यंजना होती है। तो ये तीनों की व्यंजना होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर इसमें क्या है, इसमें और आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पॉइंट कोई नहीं छूटना चाहिए, सारे पॉइंट कवर अप होने चाहिए, ठीक है, ताकि ताकि कुछ भी आए डीपली तो आप लोगों को पता हो। चलो चलते हैं। माधुर्य गुण जो है युक्त काव्य में कानों को प्रिय लगने वाली मुद्र वर्णों का ही प्रयोग जो है किया जाता है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कैसे होते हैं, जो हमारे कानों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, सुंदर लगे। जैसे यहाँ भिखारी दास जी ने जो है लक्षण जो है इस प्रकार से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि अनुस्वार ओ वर्ग युक्त सबे वर्ण अटवर्ग अक्षर जामे मृद परे सो मधुर माधुर्य निसर्ग, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या है पंक्ति में जो है माधुर्य जो है रस की गुण की बात की है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा मैं कहूँ पंक्ति जो है वो माधुर्य गुण से भरी पड़ी है, माधुर्य गुण जो है इसमें झलक रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है कह सकते हैं कि ये क्या है, माधुर्य गुण है। अब यहाँ पर देखो जैसे क ख ग च छ ज झ त त द न आदि जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, मतलब इन शब्दों का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। सिर्फ ट वर्ग जो है, ट वर्ग जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसको छोड़कर बाकी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अब अगर बाकी इसकी विशेषता देखी जाए तो ये कैसे शब्द होते हैं, कठोर शब्द होते हैं। इनमें कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कठोर और संयुक्त नहीं, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। कठोर और जो संयुक्त अक्षर मतलब जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, संयुक्त अक्षर वाले शब्द होते हैं और कठोर शब्द होते हैं मतलब हार्ड शब्द होते हैं, उन शब्दों का वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता। वो तो आपको पता चल ही रहा होगा क्योंकि इसमें कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है ना। तो माधुर्य गुण में क्या क्या मैंने आपको बताया, श्रृंगार बताया। तो श्रृंगार की तो ऐसी कोई पंक्ति होती नहीं है जिसको देखकर आपको जो है गुस्सा आए, क्रोध आए, मतलब ऐसा कुछ सीन तो होता नहीं है। शांत की अगर बात करें तो शांत में भी ऐसा कुछ नहीं होता। अगर करुण की बात करें तो वहाँ भी रोना होता है, तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ ऐसा गुस्से वाली कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, कठोर शब्दों का या दो शब्दों को जो जोड़कर बनाए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है किसमें, माधुर्य गुण में। तो याद रखना गुण क्या है, विशेषताएं बता रही हूँ आपको। अनुनासिक वर्णों की क्या होती है, इसमें अधिकता होती है। अब अनुनासिक शब्द कौन से होते हैं, तो अनुनासिक की अगर मैं बात करूं तो अनुनासिक वो होते हैं जिसमें स्वरों का जो उच्चारण होता है वो मुख और नासिका दोनों से होता है, उसे कहते हैं अनुनासिक, ठीक है। मुख से भी होता है और नासिका से भी होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर बताया जाए तो अंधेरा, चांद, कौआ, इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, जो मुख से भी और नासिका से भी जो है उच्चारण किए जाता है, ठीक है। तो अनुनासिक वर्णों की इसमें सबसे ज़्यादा अधिकता होती है। आगे चले, फिर क्या है यहाँ पर अल्प समाप होता है। अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब
कम, तो यहाँ पे समास जो होता है उनका प्रयोग कम किया जाता है, ठीक है। और समास का क्या है, अभाव, मतलब ना भी किया जाता है, कभी कभी समासों का प्रयोग नहीं किया जाता और कभी कभी कम किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्णप्रिय, आर्द्रता और समास रहितता या चित्त में जो द्रवितशीलता होती है या प्रसन्नता कारक होता है, ये क्या है, काव्य मधुर जो माधुर्य है उनसे गुण युक्त जो है वो काव्य होता है, ठीक है। तो इस जो ये चीज़ें बताई है, जैसे इन्होंने बताया कर्णप्रिय, आर्द्रता, समास रहिता, ठीक है, तो ये सब जिसके अंदर गुणों में होता है वो कौन सा गुण होता है बच्चों, माधुर्य गुण होता है, ठीक है। समझ आ गया माधुर्य गुण जो है क्या होता है, ठीक है। अगर इनकी और विशेषताओं की बात करूं तो क्या होता है, श्रुति जो है, श्रुति का शब्द का प्रयोग भी तो किया था, तो श्रुति जो है वो माधुर्य और संगीत उत्पन्न करने वाली जो है कांत पदावली होती है, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, जो है माधुर्य कहते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, बाकी तो सारा इसमें कवर अप हो ही गया है। तो बस इतना याद रखना, माधुर्य गुण का संबंध कौन सी रीति से होता है, वैदर्भी रीति से होता है, जो कि मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ कि वैदर्भी रीति याद कर लो, ललिता इसको रीति भी कहते हैं, ललिता रीति, ठीक है। तो अगर हम उदाहरण की बात की करें कि जो माधुर्य गुण है उसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखो उदाहरण भी मैंने लिखे हुए हैं अलग अलग। तो ये सब भी में जो है तीन ही चीज़ें दिखेगी, क्या क्या दिखेगा, क्या क्या दिखेगा बच्चों, श्रृंगार रस दिखेगा, शांत रस दिखेगा और करुण रस दिखेगा। तो जैसे कि ये है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, ठीक है। तो बसो मोरे नैनन, जिसको आती है भाई, जिसको तो जिन बच्चों को भाई सिंगिंग आती है वो तो इसको गुनगुना सकते हैं, और हमें भी सिंगिंग आती है थोड़ी बहुत, तो हम भी कर लेते हैं, हालांकि इतनी अच्छी नहीं आती है लेकिन थोड़ी बहुत अच्छी आती है बच्चों, है ना। तो बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैन बने विशाल, ठीक है। तो इस तरीके से और उदाहरण लेते, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन संग राम हृदय गुनी, ठीक है। तो इस तरीके से उदाहरण देखें तो फटा हुआ है नील वसन क्या, और ओ यौवन की मतवाली, देख अकिचन जगत लूटता, छवि तेरी भोली भाली। तो इस तरीके की जो मतलब पंक्तियां हैं या जो उदाहरण हैं वो क्या दिखा रहे हैं, उसमें सिर्फ शांत रस, श्रृंगार रस और करुण रस की ही बात की जा रही, जैसे कि और भी बहुत सारी है, जैसे कि तुलसीदास की ले ले, तो तुलसीदास की कौन सी है, किंकण कंकड़ नूपर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो ये तुलसीदास जी की कितनी अच्छी पंक्ति है, ठीक है। और कौन सी हो सकती है, क्योंकि इसमें अनुस्वार का भी जो है प्रयोग होता है, ठीक है, अनुस्वार का भी इसमें जो है अनुनासिक, क्योंकि मुख से और वैसे वाले शब्द बोले ना मैंने कि उनका भी प्रयोग होता है, तो वैसी अगर कोई हम उठाए तो कौन सी हो सकती है, जैसे पगली हाँ समहाल रे, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिरकती है मनिराजी अरी, उठा बेसुध चंचल। तो इस तरीके से इसमें क्या है, मतलब अनुस्वार का जो है शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, और है नीरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेर रंजन ने नयन इधर मन भे। तो इस तरीके से जो है भाई जो है शब्दों का जो है इस तरीके से उदाहरण जो है हम ले सकते हैं, और उसमें सिर्फ कौन से रस दिखने चाहिए, श्रृंगार रस दिखना चाहिए, शांत दिखना चाहिए और करुण रस दिखना है। अगर उसमें ये नज़र आ रहा है तो आप समझ जाना कि वो कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है, ठीक है। अब आगे चलें, अगला आ जाता है हमारा ओज गुण। हम अब दूसरा वाला पढ़ रहे हैं, ओज गुण की बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ओज गुण कौन सा होता है। तो यहाँ ओज का शाब्दिक अर्थ बताया है तेज, प्रताप और दीप्ति, तेज, प्रताप और दीप्ति, ठीक है। जिस काव्य में पढ़ने और सुनने से हृदय में ओज प्रकट हो। अब देखो ओज क्या होता है, ओज अब हम जैसे चलो पढ़ लेते हैं, पहले मैं फिर बताती हूँ अच्छे से। ओज उमंग और उत्साह का संचार होता है, ठीक है, एक उमंग होती है, उत्साह होता है, ठीक है। तो जहाँ पर ऐसा होता है वहाँ पे ओज गुण का प्रधान काव्य कहा जाता है। तो यह गुण जो है मुख्य रूप से वीर में होता है, विभत्य रस में होता है, वीर रस में होता है, रौद्र रस में होता है और भयानक रस में पाया जाता है। देखो इन्होंने रस भी आपको बता दिया, अब आपको आराम से पता चल जाएगा
जब भी आप पंक्तियों को पढ़ोगे और पंक्तियों में आपके अंदर वीर जो है रस की अनुभूति आपको हो रही है, आपके अंदर आ रहा है कि जोश आ रहा है आपको उसको पढ़कर, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर कौन सा गुण है, ओज गुण है। देखो माधुर्य गुण कैसा था, बिल्कुल शांत, ठीक है, उसमें कठिन शब्दों का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, और विदर्भी रीति है उसमें, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है ना। तो इस तरीके से जब ओज गुण की बात होगी तो वहाँ पर विभत्य रस होगा, वीर रस होगा, रौद्र रस होगा और भयानक रस उसके अंदर होगा। तो जहाँ पर ये चारों रस बच्चों आ जाएंगे, आप समझ जाना कि वहाँ पे ओज गुण है। तो आचार्य भिखारी दास ने लक्षण इस प्रकार प्रकट किया है, उन्होंने कहा है उद्रत अक्षर जय भरे सकट युक्त मिली आई, ताही ओज गुण कहत है जो प्रवीण कविराई। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या कहा, इसमें उन्होंने ओज गुण की बात की है कि ओज गुण जो है वो कैसा होता है। ठीक है, तो ओज गुण में क्या आएगा, जोश आ रहा है, आवेश की बात की जा रही है। ठीक है, आवेश की बात, तेज प्रताप कब आएगा, जोश आएगा, आवेश आएगा, तभी तो तेज हमारे अंदर और प्रताप। ठीक है, तो कौन सी फीलिंग आएगी इसके अंदर, आएगी वीर रस प्रकट हो रहा है, रौद्र हो रहा है, भयानक हो रहा है, विभत्स रस हो रहा है। तो इस तरीके से जब हमारे रस हमारे भीतर आने लग जाएंगे काव्य को पढ़कर, तो हमारे अंदर कौन सा गुण आ जाएगा, ओज गुण आ जाएगा। ठीक है, या काव्य में कौन सा गुण होगा, ओज गुण होगा। ठीक है, तो दंडी ने भी इसको लेकर बोला, दंडी ने बोला जो समास युक्त पढ़ों की बहुलता से ही ओज गुण जो होता है। तो जो भी समास युक्त पद होते हैं, उन पदों की जो बहुलता हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं समास से युक्त जो पद होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ओज गुण आ जाता है। अब वामन ने इसको अपने तरीके से बताया। वामन क्या बोलते हैं, वामन ने बोला अक्षर विन्यास का जो सशिलिष्ट जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनका प्रयोग जो होता है, तो वो क्या होता है, ओज गुण होता है। वहाँ पे ओज गुण सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इस तरीके से अलग अलग आचार्य ने अलग अलग तरीके से बोला। अब यहाँ पर क्या है, इस प्रकार काव्य को कठोर संयुक्ताक्षर वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब अगर आप पिछले वाले के साथ इसका जो है इसका संबंध जोड़े, अगर पिछले वाले के साथ बात करें, कंपेयर करें, तो माधुर्य रस में क्या था, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं था, और ये इसके बिल्कुल ही विपरीत जा रही है। ओज गुण इसके बिल्कुल विपरीत जा रहा है, उसमें कठिन शब्दों का, कठोर शब्दों का प्रयोग है, संयुक्त अक्षर वाले शब्दों और कठोर शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे संयुक्त वर्ण जैसे र और संयुक्त युक्त ट ठ ड ढ न, ये जो शब्द हैं वो प्रचुर्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। समास जो दिखते हैं या कठोर वर्णों की प्रधानता होती है, तो समास रहित जो समास वाले शब्द होते हैं उनका भी यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो मूर्धन्य जो वर्ण हो रहे हैं यहाँ पे, मूर्धन्य वर्ण उनका शब्द, जैसे ट वर्ग जो हो गया, श वर्ग हो गया, तो ये सारे जो कठोर वर्ण होते हैं उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगर मैं इसके संबंध की बात करूँ तो इसमें कौन सा जो है संबंध होगा, अगर जैसे उसकी बात करें माधुर्य गुण की, तो माधुर्य गुण में कौन सा संबंध था, जो वैदर्भी रीति थी वो उसके साथ उसका संबंध था। तो उसी तरीके से ओज गुण में किसका संबंध होगा, गौड़ी रीति का। तो अगर आप लोगों को मैंने गौड़ी रीति पढ़ाया था, तो गौड़ी रीति में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है, एक तरीके से वीर, रौद्र, विभत्र रस, जब इन रसों की बात की जाती है वहाँ पे गौड़ी रीति होती है। ठीक है, या कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, द्विगु समास की पदावली होती है, तो वहाँ पर कौन सी रीति होती है, गौड़ी रीति होती है। ठीक है, तो क्योंकि जो गौड़ी रीति होती है ना, उनमें बच्चों कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो काव्य आप पढ़ोगे ना, तो काव्य इतना कठिन होगा, आपको इजीली समझ में नहीं आएगा वो काव्य, आपको बड़ा हार्ड सा लगेगा। क्यों, क्योंकि आपको उसको पढ़ने में, उसके अर्थ को समझने में बड़ी तकलीफ होगी। ठीक है, तो कठिन काव्य जो होता है उस तरीके से होता है। माधुर्य में तो कठिन होता नहीं ना, माधुर्य में तो आप मतलब आराम से आपको पता चल रहा है कौन सा रस है, इसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये कौन सी रीति होती है, गौड़ी रीति होती है। और इसको क्या है, ओज गुण के अंदर किसके साथ संबंध है, इसका गौड़ी रीति के साथ संबंध है। ठीक है, जिसमें कठिन काव्य और द्विगु जो समास वाली पदावली होती है वो होते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, तो इस तरीके से रेफ युक्त जो वर्ग होते हैं उनका भी जो है इसमें प्रयोग जो है वो किया जाता है। अब रेफ युक्त कौन से होते हैं बच्चों, जरा अगर आपको पता हो कि क का अलग अलग तरीके से जो है र का जो प्रयोग किया जाता है इस तरीके से, उसको कहते हैं हम रेफ युक्त। ठीक है, तो इस तरीके की जो वर्ण होते हैं उनका जब हम प्रयोग करते हैं वो होते हैं रेफ युक्त वर्ण। ठीक है, तो
इसकी बात की जा रही। तो इस तरीके के शब्दों का भी यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है ओज जो गुण है उसमें, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, संयुक्त वर्ण जो है द्वित वर्ण महाप्राण युक्त वर्ण जो है ओज गुण व्यंजन होते हैं। तो इस तरीके से महाप्राण वगैरह इसका भी जो है यहाँ पर होता है। इसकी जो पदावली होती है वो मैंने आपको बताया है, सामाजिक जो पदावली होती है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बहुलता पाई जाती है। तो इस तरीके से जो होते हैं, अब उदाहरण की देखो, ये तो भिखारी दास ने जो है कहा है कि उद्धृत अक्षर जय भरे स कट युक्त मिल आई ताई ओज गुण है प्रवीण कवि आई। तो ओज गुण की यहाँ पर इन्होंने बात कर दी, ओज गुण को भी यहाँ पे बता दिया कि ऐसे ऐसे शब्द जो होते हैं उनमें क्या होता है, ओज गुण पाया जाता है, क्योंकि वो थोड़े कठिन होते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के लिए देखो तो ये देखो नीचे, बुदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हिमाद्री त्रुंग सिंह से प्रबंध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये तो आपको पता ही है, ये पंक्ति तो जो मास्टर वाले स्टूडेंट्स है वो तो आराम से बता देंगे कि किसकी है। तो ये चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जो है उनकी है। तो उसमें उन्होंने इस पंक्तियों में कौन सा रस नजर आ रहा है, वीरता वाला रस नजर आ रहा है ना। हिमाद्री त्रुंग श्रृंग से प्रबंध शुद्ध भारती स्वयं प्रभाव समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो इस तरीके से इसमें क्या है, वीरता झलक रही है एक तरीके से, ठीक है। तो हाय हाय रुद्र गिरे गज छुंड गिरे फन फट 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 अवनी पर शुंड गिरे भू पर हाय विकल ये क्या है, वितुंड गिरे लड़ते लड़ते अरे झुंड गिरे। तो इस तरीके से जो शब्द हैं क्या है, एक तरीके से वीर रस, रौद्र रस, विभद्र रस, ऐसे ऐसे जो रस होते हैं वो हमारे भीतर से जो है उमड़ रहे हैं। तो वो कौन सी गुण होगा, वो ओज गुण होगा, ठीक है। और भी इस तरीके से जो है और भी हो सकते हैं जो ओज गुणों से भरा हो। तो जैसे मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो इस तरीके से क्या है, इसमें भी जो है ओज गुण नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पंक्तियां थी ये किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, और उन्होंने जो उनकी जो कविता है पुष्प की अभिलाषा उसमें इन पंक्तियों का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा ना अब कि पंक्तियों से कि किसके अंदर माधुर्य गुण है और किसके अंदर ओज गुण है, क्योंकि उसके जो वीर रस, रौद्र रस, विभद्र रस होगा तो समझ जाओगे कि ओज गुण है। और कौन सी रीति है यहाँ पे, ओज गुण में गौड़ी रीति है, ठीक है। और माधुर्य में कौन सी थी, माधुर्य में कौन सी थी, बताइए बताइए, वैदर्भी रीति, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है। अब आ जाता है लास्ट हमारा प्रसाद गुण, ठीक है। प्रसाद गुण की अगर हम बात करें तो प्रसाद गुण में क्या है, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निर्मलता और प्रसन्नता। अब क्या है, प्रसन्नता हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और क्या है, निर्मलता है यहाँ पर। तो किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में मन जो है वो खिल जाता है। तो मन का खिलना जरूरी है, मन खिल जाता है, खुश हो जाता है यहाँ तक, है ना। हृदयगत शांति का बोध होता है जब, तो शांति जब आपको मिले तो वहाँ पर कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। तो इस गुण से युक्त जो काव्य होते हैं वो कैसे होते हैं, सरल होते हैं, सुबोध होते हैं और सग्रह होते हैं। तो इससे अग्नि जो है सूखे ईंधन में तत्काल व्याप्त हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण जो है युक्त रचना में चित्त में तुरंत ही समा जाती है। तो इसी सभी रस में पाया जाता है। तो इस तरीके से वो क्या कह रहा है कि जो अग्नि है सूखे ईंधन में, अगर सूखे ईंधन में जो है अग्नि है तो वो अग्नि लग जाए सूखे ईंधन में तो क्या कर देती है, पूरी तरीके से क्या है, फैल जाती है, एकदम से फैल जाती है ना। उसी तरीके से अगर हम जो है कोई कपड़े में पानी डालें तो वो पानी भी झट से जो है फैल जाता है। उसी तरीके से जब काव्य की बात करें तो काव्य में जो है क्या होता है, अगर काव्य में गुण होता है तो वो काव्य में गुण जो है वो फैल जाता है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे प्रसाद गुण जो है वो क्या है, पूरी तरीके से
काव्य में फैल जाता है तो उसकी जो हमारे चित्त में जो उसका प्रभाव होता है वो नज़र आने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने प्रसाद गुण को जो है बताया है कि प्रसन्नता होती है और जो है तुरंत जो है इसका असर जो है वो देखने के लिए बोलता है। क्योंकि कैसे असर देखने के लिए बोलता है कि जब आप काव्य को पढ़ोगे तो काव्य को पढ़कर आपको तुरंत समझ आ जाएगा। अब ज़रा सा मुझे कमेंट करके बता दीजिए अगर किसी को कोई चीज़ पता है, ये कौन सा जो है इसमें कौन सा वो है कि मतलब जैसे अगर कोई चीज़ है या कोई अर्थ आपको बताया जा रहा है और वो आपको जो है तुरंत ही समझ आ जाए, उसी टाइम आपको समझ आ जाए, तो वो कौन सी शब्द शक्ति होती है। मैंने आपको शब्द शक्ति करवाया ना बच्चों, तो शब्द शक्ति मुझे बताइए कौन सी ऐसी शब्द शक्ति है जब आपको कोई शब्द बोला जाए और वो आपको तुरंत समझ में आ जाए। मतलब या आप शब्द काव्य पढ़ो, काव्य को पढ़कर आपको वो तुरंत समझ आ जाए, तो वो कौन सी शब्द शक्ति होती है। कमेंट करके बताइए जल्दी मुझे कि कौन सी शब्द शक्ति होती है जो आपको तुरंत एक ही बारी में समझ आ जाती है देखकर। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। कीजिए कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो कौन सी शब्द शक्ति है उसमें? अभिधा। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? यस और नो? हाँ जी, यस नो तो करो भैया। स्टूडेंट्स बताओ, पढ़ाया नहीं अभिधा? तो अभिधा में क्या था? अभिधा में यही तो था कि शब्द जो है वो आप पढ़ रहे हो या आप काव्य पढ़ रहे हो और आपका वो सीधे सीधे अर्थ का बोध हो जाए, आपको सीधे सीधे उसका अर्थ जो है वो समझ में आ जाए, समझ का बोध हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? अभिधा कहलाता है। और यहाँ पर प्रसाद गुण में क्या हो रहा है? आसान जो है शब्द है और आपको पढ़कर वो एकदम से समझ आ रहे, तभी तो आप प्रसन्न हो रहे हो, तभी तो आप खुश हो रहे हो। तो वहाँ पे कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण होगा। ठीक है, तो एकदम से काव्य को पढ़कर जब आपको वो आपके चित्त में फैल जाए पूरी तरीके से, तो वो कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण होगा। जैसे इन्होंने बताया ना कि ईंधन है, ईंधन में अग्नि जो है वो तुरंत फैल जाती है, उसी तरीके से जब आप काव्य को पढ़ते हो वो तुरंत आपके चित्तों में समा जाती है, आपको तुरंत जो है समझ आ जाती है। तो वो अभिधा जो है, अभिधा शब्द शक्ति जो होती है वो आपके भीतर होती है, जो तुरंत आपको आ जाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहा गया है? यहाँ पे प्रसाद गुण कहा गया है। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, अब प्रसाद गुण की अगर मैं चर्चा करूं तो प्रसाद गुण में बच्चों भरत मुनि ने अपनी बोला है, भरत मुनि ने कहा है कि स्वच्छता, सरलता, सहजता, अर्थात जो है सुनते ही जो है उसका अर्थबोध हो जाए, वहां पर कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है, जहां पे सुनते ही हमें अर्थ का समझ में आ जाए। देवेंद्र नाथ शर्मा की बात करूं तो उन्होंने कहा कि जिस गुण से युक्त रचना जो है अनायास हृदय में व्याप्त हो जाए, मतलब हृदय में जो है आ जाए, तुरंत ही आ जाए, उसको क्या कहेंगे हम? प्रसाद गुण कहेंगे। दंडी की बात कहूं तो दंडी ने अपने तरीके से बताया, दंडी ने जो है दंडी की बात कहूं तो दंडी ने अपने तरीके से बताया। दंडी ने कहा कि प्रसिद्ध अर्थों में जो शब्द का ऐसा प्रयोग होता है जिसे सुनते ही जो है अर्थ समझ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रसाद गुण होता है। मतलब सभी एक तरीके से ही बोल रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा सा भिन्नता है। ठीक है, वामन की बात करूं तो वामन ने क्या कहा? प्रसाद में क्या होता है? शैथिल्य की विशेषता मानी जाती है और इसे जो है ओज गुण का विरोधी कहा जाता है। तो ओज गुण का विरोधी, एक और बात समझ आ जाओ, ओज गुण का विरोधी किसको कहा जाता है? प्रसाद गुण को। तो ओज गुण से बिल्कुल ही ये क्या है? विरोधी है, क्योंकि ओज गुण कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, बहुत हार्ड शब्द होते हैं। और ये कैसे हैं? ये तो बिल्कुल अभिधा जैसे हैं, ये तो तुरंत समझ में आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल क्या हो गए? इसके ऑपोजिट हो गए। ठीक है, विरोधी कह सकते। तो ओज गुण का विरोधी जो है वो जो है प्रसाद गुण को कहा जाता है। और ये किसने कही ये बात? वामन ने कही है। तो ये क्वेश्चन, ये प्रश्न जो है बच्चों आ सकता है। ठीक है, कि ओज गुण का जो विरोधी है वो किसे कहा जाता है? वामन को। मम्मट का देखा जाए तो मम्मट ने अपने तरीके से बताया, उन्होंने वही वाला बताया जो मैंने आपको पीछे बताया था अभी, कि सूर्य जो है वो ईंधन से अग्नि और जो है स्वच्छ जो वस्त्र होता है, अगर उसमें जल फेंक दिया जाए तो जल भी क्या होता है? वो जल को पूरी तरीके से फैला देता है। उसी तरीके से हमारे चित्त में क्या होता है? रस में और रचना में जो है तुरंत जो है व्यक्त कर देती है। मतलब जो चीज़ हमें तुरंत समझ में आ जाती है वो हमारे चित्त में पूरी तरीके से फैल जाती है, क्योंकि रस है। और इसी तरीके से जो है हमें प्रसाद गुण जो है एकदम से हमारे भीतर पहुंच जाता है। तो सुबोधता की महत्वता बताई हुई है यहाँ पे। ठीक है, पूरी तरीके से समझ आ गया। और अगर बच्चों प्रसाद गुण की मैं बात करूं, अगर मैं प्रसाद गुण की बात करूं तो अब इसमें कौन सी जो है रीति होएगी? फर्स्ट वाले में तो थी वैधर्भी रीति। ठीक है,
जो माधुर्य था, माधुर्य में वैदर्भी रीति थी। उसके बाद जो हमने दूसरा किया ओज गुण, ओज गुण में हमारी जो है कौन सी रीति, ओज गुण में जो है हमारी गौड़ी रीति थी, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, प्रसाद जो है प्रसाद गुण कर रहे हैं। तो प्रसाद गुण में कौन सी रीति होगी, अब कौन सी रहेगी, पांचाली रीति, ठीक है। तो पांचाली जो रीति है, पांचाली रीति जो है वो प्रसाद गुण में पाई जाएगी, जिसमें अर्थ जो है ग्रहण करते ही जो है हमें प्रसाद गुण मिल जाता है, मतलब अर्थ जो है हमें फटाफट समझ में आ जाए, वहां पे प्रसाद गुण होता है, ठीक है। तो ओज गुण का जो है ये क्या माना जाता है, विपरीत माना जाता है। ओज गुण का क्या है, ये ओज गुण का क्या माना जाता है, ये विपरीत माना जाता है, ठीक है। और मैंने आपको शब्द शक्ति भी बता दिया कि शब्द शक्ति कौन सी इसमें, अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति वही जब आप काव्य को पढ़ते हैं और काव्य आपको पढ़ते आपको जो है काव्य पढ़ते ही काव्य जो है आपको तुरंत समझ में आ जाता है, तो वहां पर कौन सी जो शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है, ठीक है। तो वो कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है, ठीक है। तो ये कैसा है, सरल है, सहज है और भाव से जो है भाव से जो है पूरी तरीके से भरा पड़ा होता है, ठीक है। सहज होता है, सहजली आपको समझ में आ जाती है, सरल होता है, बिल्कुल आसान शब्द होते हैं और भाव से भरी हुई होती है। अल्प समास युक्त होती है, ये बिल्कुल इसमें समास जो होता है उनका कम प्रयोग किया जाता है और स्पष्ट अर्थ होता है, जिसका जो बोधक होता है वो आराम से आपको पदावली में हो जाता है, ठीक है। लक्षणता होती है इसमें, लाक्षणिक प्रयोग होता है, लक्ष्य की बात है, और संकेतिक अर्थ जो होता है उससे जो है यहाँ पर बचना चाहिए। तो लाक्षणिक और संकेतिक जो अर्थ है उनसे इसमें बचना चाहिए, बाकी तो सीधे सरल शब्द होते हैं, तो आपको आराम से जो है समझ आ जाएगा। अब अगर हम इनके उदाहरण की बात करें कि उदाहरण जो है वो क्या हो सकते हैं, तो उदाहरण पर आप जाओ तो जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करती है, जो है तुच्छ पत्र की भी सर्वकर्म में कैसी तत्परता है। तो इस तरीके के जो शब्द है बिल्कुल आसान शब्द है। हे प्रभु ज्ञान दाता, मतलब सीधा सिंपल बोल रहे, हे प्रभु ज्ञान दाता ज्ञान हमको दीजिए, श्रीघ सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो देखो कितने सीधे सीधे शब्द हैं और आपको सीधे सीधे ग्रहण हो रहे हैं, अर्थ का बोध हो रहा है आपको, ठीक है। अब जैसे ये देखो, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली, ठीक है। तो इस तरीके से सीधे शब्दों का प्रयोग इसमें होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम और भी देखें इसमें तो क्या है, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। तो इस तरीके से जो भिक्षुक कविता निराला जी की उन्होंने कहे हुए हैं। कबीरदास जी की अगर हम उठाएं तो कबीरदास जी क्या बोलते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ठीक है, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होई। तो ये पंक्तियाँ कितनी फेमस है कबीरदास जी की, और कितने मतलब अच्छी तरीके से उन्होंने बता दी और हमें तुरंत समझ में भी आ गई, ठीक है। आगे चलें, आगे गुणों की संख्या की बात करते हैं। तो बच्चों ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है, तो आप इसको पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जैसे आप भरत मुनि और दंडी की बात करें तो उन्होंने काव्य गुण जो है 10 काव्य गुण की चर्चा की है, 10 काव्य गुण बताए हैं। आगे मैं बताऊंगी कौन कौन से बताए हैं। वामन की बात करें तो उन्होंने 20 बताए हैं, भोज की बात करें उन्होंने 24 बताए हैं, अग्नि पुराणकार के बताएं तो उन्होंने 18 बताए हैं, कुंतक ने 2 बताए हैं, आनंदवर्धन ने 3 बताए हैं, ठीक है। ये जो बता रखे हैं इन्होंने, अगर कुंतक की बात करूं, कुंतक ने जो 2 बताए हैं वो है औचित्य और सौभाग्य। औचित्य और सौभाग्य, कुंतक ने जो 2 बताए हैं वो है औचित्य और सौभाग्य, क्योंकि बाकी तो बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए कुंतक ने 2 जो बताए हैं वो है औचित्य और सौभाग्य। याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्या पता पूछ लेंगे, क्योंकि जो कम होते हैं वो पूछ ही लेते हैं, जो ज़्यादा होते हैं वो इतना नहीं पूछते। तो आनंदवर्धन की बात कहूँ तो आनंदवर्धन ने जो है 3 बताए हैं, वो 3 कौन से, माधुर्य गुण है, ओज गुण है और प्रसाद गुण है। जो सेम ये बताए ये आनंदवर्धन ने और मम्मट ने बताए हैं। तो मम्मट और आनंदवर्धन का तो सेम ही होएगा। ओहो ये गलत लिख दिया मैंने, मम्मट का यहाँ पे 3 ही आएगा, ठीक है बच्चों, मम्मट का 3 ही आएगा, ठीक है। 3 कौन कौन सा, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ठीक है। देव की अगर मैं बात कहूँ तो देव ने कितने बताए हैं, देव ने 12 बताए हैं, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की बात कहूँ तो रामचंद्र शुक्ल ने गुण को ही रसा आश्रित माना है, उन्होंने कहा गुण ही क्या है, रस पर आश्रित होते हैं गुण, ठीक है।
और श्याम सुंदर दास जी का बताऊं तो उन्होंने गुण को शैली के अंतर्गत माना है, इन्होंने रसों के अंदर माना है, इन्होंने शैली के अंदर माना है। तो इस तरीके से आपके जो सारे गुणों की संख्या है वो यहाँ पर मैंने बता दी है। ठीक है बच्चों, याद कर लीजिए इसको। आगे बात करते हैं सिंपल सी जो है, हमारे तीनों जो गुण हो ही चुके हैं, पर अब हम थोड़ा सा इसको हल्का हल्का सा पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। वैसे इतना कुछ है नहीं, बट फिर भी गुणों के जो भेद है, सर्वप्रथम अग्नि पुराण में जो है काव्य गुणों की 18 मानी गई है, जो मैंने पीछे आपको बता दिया वही सब कुछ है यहाँ पर। भरत मुनि ने जो है यहाँ पे नाट्य शास्त्र में जो है अपने 10 गुणों की चर्चा की है। तो इस तरीके से उन्होंने इन पंक्तियों में 10 गुण बताए हैं। कौन कौन से है? श्लेष है, प्रसाद है, ओज है, अर्थ व्यक्ति है, उदारता है, कांति है, पद सुकुमार्य है, समता है, समाधि है और माधुर्य गुण है। तो इस तरीके से उन्होंने जो 10 गुण हैं भरत मुनि के, वो यहाँ पे चर्चा किए हैं। आगे चलते हैं। आगे भरत मुनि के पश्चात अगर हम बात करें तो बामा आ जाते हैं। बामा ने 10 गुणों को स्वीकार किया है, उन्होंने प्रसाद और माधुर्य गुण को सर्वाधिक प्रशंसा की है उनकी। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी पंक्तियां हैं ये बामा की। ठीक है, और बामा के पश्चात जो है, बामा के पश्चात जाते हैं दंडी, और दंडी ने जो है क्या किया है, दंडी ने भरत मुनि के अनुसार ही काव्य के निम्न 10 गुण को स्वीकार किया। तो इस तरीके से इन्होंने भी 10 गुण बताए हैं। श्लेष हो गया, प्रसाद हो गया, समता हो गया, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, ओज और कांति हो गया, समाधि हो गया। इस तरीके से इन्होंने भी 10 गुण बताए हैं जो भरत मुनि ने बताए हैं। वैदर्भी मार्ग को ही इन्होंने प्राण माना है। तो वैदर्भी रीति मैंने आपको बताया, वैदर्भी रीति, ठीक है, तो उसी को इन्होंने प्राण माना। और इसके विपरीत उन्होंने गौड़ी को जो है मार्ग में देखी जाती है। तो गौड़ी जो है वो विपरीत देखी जाती है, और वैदर्भी जो है उसको इन्होंने 10 गुणों में माना है। आगे बात करें कि दंडी के बाद फिर कौन आते हैं। ठीक है, दंडी के बाद अगर देखा जाए तो आचार्य वामन आते हैं। दंडी के बाद आए हैं आचार्य वामन, उन्होंने 2 प्रकार के बताए थे। ठीक है, तो आपको मैंने इसीलिए आपको पहली चार्ट बना के दे दिया ताकि आप चार्ट में याद कर लो। ठीक है, ठीक है, बाकी ये थोड़ा डीपली दे दिया ताकि आपको ऐसा हो कि हाँ भाई डीपली भी आपको बता दिया गया। तो गुण अर्थ से बताया, इन दोनों को उन्होंने 10-10 भेद बताए, श्लेष, प्रसाद, समता आदि को स्वीकार करके कुल उन्होंने 20 गुण बताए हैं। ठीक है, फिर बामन के अगर प्रसाद बोले तो आचार्य भोजराज आ गए। उन्होंने जो उनकी रचना है सरस्वती कंठाभरण में, उन्होंने जो है 48 गुणों की बात की है, जिसमें से 24 जो है शब्द गुण हैं और 24 ही अर्थ गुण बताए गए हैं उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से शब्दों गुणों में उन्होंने बाहरी गुण बताए हैं, और आश्रित गुणों को जो उन्होंने जो है आश्रित गुणों को उन्होंने आभ्यंतर जो है गुण बताए हैं। फिर उसके बाद आचार्य मम्मट आ जाते हैं। उन्होंने अपने काव्य प्रकाश रचना में 3 गुणों को स्वीकार किया है। कौन कौन से गुण बताए हैं उन्होंने? प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, ये 3 गुण मम्मट ने बताए हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया पीछे। उसके बाद आनंदवर्धन ने अपने जो ध्वन्यालोक जो रचना है उसमें जो है संख्या चित्त की अवस्था के आधार पर काव्य के 3 ही माने हैं। कौन से? द्वितीय जिसको माधुर्य गुण कहते हैं, दीप्ति जिसको ओज गुण कहते हैं, और व्यापकत्व जो है उसको प्रसाद गुण कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने 3 बताए। आचार्य विश्वनाथ ने जो है साहित्य दर्पण में 3 गुणों की चर्चा की है। कौन कौन से? प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। मैंने कहा आपको टेबल याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप लोगों के लिए टेबल बनाया गया है। इसके बाद जो है पंडित राज जगन्नाथ जो आए, उन्होंने रस गंगाधर रचना में 3 गुणों को ही स्वीकार किया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो हमारा टॉपिक था काव्य गुण जो है वो खत्म होता है। और काव्य गुण जो है बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको डीपली जो है करवा दिया, और कोई भी पॉइंट इसमें नहीं छोड़ा है। तो आपको जो 3 काव्य गुण बताए गए हैं, 3 काव्य गुण जो मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से? माधुर्य गुण हो गया, ओज गुण हो गया, और साथ ही साथ जो है प्रसाद गुण हो गया। तो इस तरीके से जो 3 गुण है बच्चों, अच्छी तरीके से वो 3 गुण याद कर लीजिएगा। और ठीक है, ये आज हमारा होता है। और आपका जो क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, तो अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, और इसका आंसर दीजिएगा मुझे अभी। तो जिसको आता है वो मुझे आंसर दे सकता है। आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण तत्व माना है? आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण तत्व माना है? ठीक है, तो ध्वनि को माना है, रस को माना है, वक्रोक्ति को माना है, या अलंकार को माना है? कमेंट कीजिए और बताइए आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण माना है। तो काव्य आप कर चुके हो, तो बताइए जल्दी से कि काव्य का प्राण किसको माना है। जो पढ़ रहा है साथ साथ उसका तो पता चल ही रहा है मुझे कौन कौन पढ़ रहा है।
देखो सभी पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का JRF क्लियर हो, तभी होगा ना, फिर आप मैम पे दोष मत लगाना भाई, ठीक है। तो तभी क्लियर होगा जब आप अपने पूरी तरीके से मेहनत करोगे, ठीक है। तो मैं आपके साथ हूँ और आपके पूरे सपोर्ट में हूँ, जो नहीं आता आप मुझसे पूछिए, ठीक है। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, आपको जैसे आप बोलोगे नोट्स चाहिए आपको नोट्स दिए जाएंगे, आप जो मांगोगे आपको वो दिया जाएगा, आपको जैसा चाहिए। आप पर्सनली भी जो है अच्छी तरीके से अगर कमेंट करेंगे, मुझे कुछ पूछेंगे, तो मैं ज़रूर डेफिनेटली आपका आंसर दूंगी, ठीक है। ठीक है, तो आप प्लीज़ ऐसे ना सोचिएगा कि भाई मैम बहुत दूर है, कैसे हमारा आंसर करेंगे या कुछ करेंगे, नहीं। आप लोगों के लिए यहाँ पे टाइम दे रही हूँ, आप लोगों के लिए बैठी हूँ, आपको पढ़ाने के लिए बैठी हूँ, तो ज़रूर डेफिनेटली आपको टाइम दूंगी, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न है और इसका उत्तर दीजिए सभी के सभी मुझे, और फिर मैं जो है देखूंगी, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है आज का सेशन जो है वो ख़त्म हो गया है ना। तो आज हम लोगों ने काव्य दोष कर लिया है, सॉरी काव्य गुण कर लिया है, और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा काव्य दोष। तो अब हम नेक्स्ट जो होंगे उसमें हम काव्य दोष के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। और काव्य गुण को लेकर अगर आप लोगों के मन में कुछ भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है आप लोगों को, तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक देना, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी, ठीक है। और आप मुझे जो है बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया या क्या पूछना है, क्या डाउट है, तो वो आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नेट JRF की तैयारी कीजिए, और ये 2022 आपके लिए बहुत अच्छा हो। तो ऑल द बेस्ट ऑल माय स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया, तो कोई भी क्वेरी वो कर सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी न्यू है वो व्हाट्सएप नंबर से जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी ऐप वगैरह इंस्टॉल कर लें तो वहाँ आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी के सभी अपना ख्याल रखना, और फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तो ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, राधे राधे, हरे कृष्ण।